नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। इंडिया में एसपी कांग्रेस में मची रार के बीच अखिलेश का नाम भी पीएम पद की रेस में हुआ शामिल। नजीब जंग ने कट्टरपंथियों की लगाई क्लास, कहा सिर्फ अल्लाह अकबर कहने से तरक्की नहीं होती। यूपी के मदरसों में वोकेशनल और कंप्यूटर एजुकेशन विदेशी फंडिंग पर रोक, सूरत बदलेगी योगी सरकार। बॉक्स ऑफिस फर्स्ट वीकेंड में ही डूब गई गणपत की लुटिया, 46वें दिन दम साधे टिकी है जवान, फुकरे 3 भी गुल। मर्क ने विकिपीडिया को दिया $1 अरब का ऑफर, जानिए क्या है उनकी शर्त। अब खबरें विस्तार से। एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर शुरू हुआ सपा और कांग्रेस का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बीच लखनऊ में अखिलेश यादव का भावी प्रधानमंत्री वाला होल्डिंग सामने आया है। कांग्रेस और सपा के बीच तनातानी बढ़ती जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए एक होल्डिंग लगाया गया है। बताया जा रहा है कि यह होल्डिंग फखरुल हसन चांद ने लगाया है। इस होल्डिंग के जरिए फखरुल ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच विधानसभा सीटों को लेकर रार की खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन उस पर कांग्रेस आला कमान ने लगाम लगाई। पर अखिलेश यादव के भावी प्रधानमंत्री वाले होल्डिंग के बाद फिर से विपक्षी एकता पर सवाल उठने लगे हैं। चर्चा है कि अब क्या गठबंधन के फैसले के बगैर ही अखिलेश यादव को उनके कार्यकर्ता भावी प्रधानमंत्री मान रहे हैं या फिर ये शक्ति प्रदर्शन है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात न बन पाने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार नए एंगल पर पहुंच गया है। अखिलेश यादव ने अजय राय पर टिप्पणी करते हुए उनकी हैसियत तक नाप दी, जिसके जवाब में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल दिया। अजय राय ने कहा कि जो अपने पिता की इज्जत नहीं कर पाया, उसके मन में हमारे जैसे साधारण लोगों की क्या इज्जत है। अजय राय ने अखिलेश यादव को अपने अंदर झांक लेने तक की नसीहत दे डाली। फिर अजय राय के बयान से ये भी साफ हो गया कि अब कांग्रेस भी आर पार के मूड में आ गई है। हालांकि अजय राय की तरफ से पलटवार किए जाने के बाद अखिलेश यादव और भड़क गए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इस दौरान अखिलेश यादव यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से बहुत ज्यादा खफा नजर आए। उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी दे दी, जैसा व्यवहार कांग्रेस करेगी वैसा ही उन्हें जवाब दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो नेता टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि दूसरी पार्टी के लोग भी टिप्पणी करेंगे। अखिलेश यादव सिर्फ यही तक नहीं रुके, उन्होंने अजय राय का नाम लिए बिना यह भी कह डाला कि जब गठबंधन बना था तब उनका कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। अजय राय पर निशाना साधते हुए अखिलेश बोले कि जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं उन लोगों की गठबंधन में कोई कुर्सी तक नहीं थी। इससे पहले अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था कि अगर उन्हें पता होता कि गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वे कभी भी अपने नेताओं को कांग्रेस नेताओं से मिलने नहीं भेजते। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि कांग्रेस ने जैसा उनके साथ किया है वो यूपी में इसका जवाब देंगे। इसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन के टूटने की आशंका जताई जाने लगी। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जारी कहल पर बीजेपी को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव को विश्वासघाती बताते हुए उन पर निशाना साधा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इंडिया अलायंस नहीं ठग अलायंस है, और जब ठग अलायंस चलता है तो एक दूसरे को ठगने की आदत हो जाती है। लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ये दावा करते हुए भी दिखाई दिए कि गठबंधन बना रहेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कमलनाथ को छूट भैया नेता बताकर विवाद को और बढ़ा दिया। नजीब जंग ने दीन के साथ दुनियावली तालीम लेने की बात भी याद दिलाई। इसके साथ ही नजीब जंग ने इशारों में मुस्लिमों पर कटाक्ष भी कर दिया। दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग ने इशारों में मुस्लिम पर कटाक्ष किया है।
नजीब जंग ने कहा है कि सिर्फ अल्लाह अकबर कहने से तरक्की नहीं होगी, पढ़ाई सबसे जरूरी है। नजीब जंग ने कहा कि जिस मजहब की शुरुआत ही इकरा यानी पढ़ शब्द से हुई, वही आज सबसे पीछे है। आज बच्चों के लिए दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बहुत जरूरी है। यूपी, बिहार और एमपी में मुस्लिम, दलित और पिछड़े शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। बता दें कि पूर्व एलजी नजीब जंग यूपी के बाराबंकी में रफी अहमद किदवई मेमोरियल डिग्री कॉलेज के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने मुस्लिमों पर ये कटाक्ष किया और बच्चों को पढ़ाई की अहमियत समझाई। बाराबंकी के बसोली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रफी अहमद किदवई की याद में एक डिग्री कॉलेज बन रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रफी अहमद किदवई आजाद भारत की पहली सरकार में संचार मंत्री रहे थे। इस दौरान नजीब जंग ने ये भी कहा कि लोगों को गलतफहमी है कि मदरसों में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स में प्रतिभा की कमी होती है, जबकि हकीकत यह भी है कि मदरसों में 8वीं क्लास तक पढ़े स्टूडेंट जब आगे की कक्षा लेने के लिए जाते हैं तो उनमें अलग ही टैलेंट होता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी टारगेट को पाने के लिए कुशल टीचर्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है। कॉलेज की बिल्डिंग चाहे जैसी भी बनवा लीजिए, लेकिन अगर टीचर अच्छे नहीं होंगे तो मकसद हासिल करना मुश्किल होगा। गौरतलब है कि डिग्री कॉलेज की शिलान्यास के इस कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग के अलावा यूपी के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री और रफी अहमद किदवाई ट्रस्ट के चेयरमैन अंबार रिजवी, अधिकारी फैज किदवाई, विधायक फरीद महफूज किदवई भी शामिल हुए। यूपी में मदरसा संस्थानों की अनियमितता को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। धार्मिक शिक्षा के नाम पर छात्रों को अलग अलग राह पर ले जाने के दावे किए गए। योगी सरकार ने मदरसों की जांच के जरिए स्थिति को समझने की कोशिश की। जांच के रिजल्ट के आधार पर कार्यक्रमों को भी अब तेज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मदरसा सुधार की योजना पर सरकार के स्तर पर काम शुरू किया गया है। मदरसा संस्थानों के लिए टाइम टेबल का निर्धारण, शिक्षकों और स्टूडेंट की उपस्थिति, सरकार से मान्यता, आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा मदरसों को प्रभावित करने वाले कारकों को बीच से खत्म करने की भी तैयारी की गई है। यूपी सरकार की ओर से मदरसा शिक्षण संस्थाओं के जरिए बच्चों के दिमाग के साथ खिलवाड़ करने वाले को चिन्हित करने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2022 में मदरसों की 12 पॉइंट पर जांच कराई गई। इसके तहत जो रिजल्ट सामने आया है उसके आधार पर सुधार कार्यक्रमों को लागू किया गया है। मदरसा फंडिंग की एसआईटी जांच कराने का निर्णय लिया गया है। योगी सरकार की ओर से इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद मदरसा एजुकेशन के मसले पर योगी सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों को लेकर कई संगठनों की ओर से सकारात्मक बयान सामने आने लगे हैं। दरअसल मदरसों में पैसे कहां से आ रहे हैं और किन माध्यमों से किन कार्यों के लिए पैसा पहुंचाया जा रहा है, इन पर सरकार को कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। योगी सरकार के वर्तमान समय में उठाए जाने वाले कदमों की सराहना भी हो रही है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का 12 बिंदुओं पर सर्वे करवाया। वर्ष 2022 में कराए गए सर्वे में संस्थान के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। इसमें मदरसों के नाम, मदरसों का संचालन करने वाली संस्था का नाम और मदरसों को शुरू किए जाने वाले वर्ष के बारे में जानकारी ली गई। इसके अलावा यह भी पता लगाया गया कि मदरसों का संचालन कहां से हो रहा है। इसमें देखा गया कि बड़ी संख्या में मदरसे निजी घरों में संचालित किए जा रहे हैं, वहीं कुछ मदरसों को किराए के मकानों में चलाया जा रहा है। साथ ही यह भी जानकारी ली गई कि मदरसों को संचालित किए जाने वाले भवन स्टूडेंट्स के लिए उपयुक्त है या नहीं। मदरसा भवनों में पेयजल, फर्नीचर, बिजली की व्यवस्था, शौचालय आदि सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। सरकार की ओर से कराए गए सर्वे में मदरसा संस्थानों में पढ़ाई करने वाले कुछ स्टूडेंट की संख्या के बारे में भी जानकारी हासिल की गई। वहीं मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी विवरण लिया गया। सरकार की ओर से मदरसे में लागू सिलेबस की जानकारी भी मांगी गई। इसमें बड़ी संख्या में गड़बड़ी सामने आई। राज्य सरकार की ओर से निर्धारित बोर्ड से भी मदरसा संस्थानों को संबद्धता नहीं लिए जाने का मामला सामने आया। कई मदरसों संस्थान पाठ्यक्रमों के बारे में उचित जानकारी नहीं दे पाए। सरकार ने जांच के क्रम में एक पॉइंट मदरसे की आय का रखा था। सवाल किया गया था कि मदरसे की आय का स्रोत क्या है। इसमें यह बताना था कि मदरसे को संचालित करने के लिए दान या ज़कात मिल रही है तो वह कहां से आ रही है। इसी में मदरसा संचालक फंस गए हैं।
वे फंडिंग का स्रोत बताने में विफल रहे। सीमावर्ती क्षेत्रों के मदरसों में विदेशी फंडिंग का मामला इसी बिंदु पर हुई जांच में सामने आया है। इसके अलावा सरकार ने मदरसों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं किस प्रकार का शिक्षण संस्थान स्कूल में नामांकित है या नहीं, इस संबंध में भी सवाल किया है। मतलब छात्र के अन्य संस्थानों में भी एडमिशन लिए जाने के बारे में जानकारी ली गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सर्वे में मदरसों के गैर सरकारी संस्था या समूहों से संबद्धता की जानकारी ली गई। इस संबंध में विवरण मंगाया गया। मदरसा संचालकों से सर्वे के संबंध में अपनी राय और विभिन्न बिंदुओं पर अपना पक्ष रखने के लिए एक पॉइंट दिया गया था। इसमें कई मदरसा संचालकों की ओर से सरकार से सहायता मिलने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन कराने और बोर्ड का सिलेबस लागू करने की संबंधित बात कही गई। नेपाल सीमा से सटे प्रदेश के मदरसों में गड़बड़ी की आशंका जताई गई। दरअसल इन जिलों के कई मदरसों में आय के स्रोत पर संचालकों की ओर से सटीक जवाब नहीं मिल पाया। दरअसल योगी सरकार की ओर से प्रदेश के मदरसा सर्वे में पता चला है कि सर्वे में सामने आया है कि राज्य में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता नहीं मिली हुई है। सर्वे में बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजागंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच और लखीमपुर खीरी जिले के मदरसों में आय के स्रोत पर ठोस जवाब नहीं मिला। सर्वे के दौरान दावा किया गया था कि उनकी आय का स्रोत कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों से आने वाली जकातों और विदेश फंडिंग है। जब इसकी जांच जिम्मा एडीजी, एटीएस और अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी को दिया गया, तो एडीजी एएसटी मोहित अग्रवाल, एसपी साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक की टीम इस पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट देगी। योगी सरकार मदरसा शिक्षा को आधुनिक रूप देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। मदरसा संस्थानों में टाइम टेबल लागू किया जा रहा है। कंप्यूटर और गणित की पढ़ाई शुरू कराने और बोर्ड से संबद्धता पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अशासकीय अरबी फारसी मदरसा मान्यता प्रशासन और सेवा विनियमावली 2016 में भी संशोधन की तैयारियां है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का कहना है कि मदरसा छात्र छात्राओं को दीनियात की तालीम के साथ ही आधुनिक विज्ञान की शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को नियमावली में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री धर्मपाल सिंह विभागीय समीक्षा में कहा गया कि मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा एवं कंप्यूटर की शिक्षा प्रभावी ढंग से लागू की जाए। बॉक्स ऑफिस पर रविवार का दिन हिंदी फिल्मों के लिए ठीक नहीं रहा। शुक्रवार को रिलीज हुई गणपत की कमाई जहां बढ़ने की बजाय लगातार घट गई, वहीं यारिया 2 3 दिनों में डिजास्टर साबित हो गई। 46वें दिन जवान की कमाई में जहां बढ़ोतरी हुई है, वहीं फुकरे 3 के लिए 100 करोड़ क्लब अब सपने जैसा है। टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की नई रिलीज गणपत का हाल बॉक्स ऑफिस पर बुरा है। अपने फर्स्ट वीकेंड में यह फिल्म दर्शकों को रिझाने में नाकाम साबित हुई। हालांकि बावजूद इसके मेकर्स फिल्म को लगातार प्रमोट कर रहे हैं। उम्मीद यही थी कि टाइगर और कृति की जोड़ी हीरोपंती जैसा जादू चला पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओपनिंग डे पर शुक्रवार को इस फिल्म ने महज 2.50 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। कायदे से पहले वीकेंड में रविवार को फिल्म की कमाई बढ़नी चाहिए थी, लेकिन शनिवार के बाद रविवार को एक बार फिर कमाई में गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को ही रिलीज दिव्या घोषला कुमार की यारिया 2 डिजास्टर साबित हुई, जबकि शाहरुख खान के जवान और पुलकित सम्राट की फुकरे 3 भी अब अपने आखिरी दौर में है। क्वीन फेम विकास पहल की गणपत एक डायस्टोपियन एक्शन फिल्म है। इसमें अमिताभ बच्चन भी है। कहानी भविष्य की एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहां अपराध और अन्याय का साम्राज्य है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को तीसरे दिन गणपत ने महज 2.15 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया, जबकि एक दिन पहले शनिवार को फिल्म ने 2.25 करोड़ का और शुक्रवार 2.50 करोड़ रुपए कमाए थे। इस तरह 3 दिनों में गणपत ने महज 6.9 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था। नवरात्रि के मौके पर रिलीज गणपत का बजट 200 करोड़ रुपए का है, जबकि सिनेमाघरों में यह दर्शकों के लिए तरस रही है। रविवार को फिल्म की ऑडियंस ऑक्यूपेसी 10.57% रही, यानी 100 में से लगभग
89 सीटें खाली रही। हालांकि इसकी एक वजह अष्टमी पूजा भी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर देश में एक बड़ा दर्शक वर्ग इस दिन पूजा पाठ में व्यस्त रहता है। गणपत का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा। 3 दिनों में इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड महज 8.15 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया। शुक्रवार को ही रिलीज हुई दिव्या खोसला कुमार परलवी पुरी और मिजान जाफरी की यारिया 2 का हाल और भी बुरा है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 50 लाख रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने 55 लाख रुपए कमाए, जबकि रविवार को भी फिल्म ने 55 लाख रुपए की कमाई हुई थी। इस तरह से फर्स्ट वीकेंड में फिल्म ने महज 1.6 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पर अब शाहरुख खान की जवान भी आखिरी दौर में है। रिलीज के 46वें दिन रविवार को फिल्म ने देश में 50 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। इटली ने डायरेक्शन में बनी इस ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर टोटल कलेक्शन अब तक 638.98 करोड़ रुपए है, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1146 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क ने मेटा के बाद विकिपीडिया को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि अगर कंपनी अपना नाम बदलती है तो वह उसे $1 अरब देने के लिए तैयार है। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क अपने ट्विटर्स के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उनकी और मेटा के सीईओ मार्क के बीच कई दिनों तक जुबानी जंग चली है। इस बार उनके निशाने पर ऑनलाइन नॉन प्रॉफिट एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया है। उनका कहना है कि अगर विकिपीडिया अपना नाम बदलेगी तो वह उसे $1 अरब देंगे। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक मस्क ने इसी साल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर खरीदा था और इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया। साथ ही उन्होंने इसमें कई तरह के बदलाव भी किए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मस्क $204 अरब की नेटवर्क के साथ दुनिया के सबसे बड़े रईस है। मस्क ने एक ट्विटर में कहा, अगर विकिपीडिया अपना नाम बदलकर विकिपीडिया करता है तो मैं उसे $1 अरब दूंगा। इस पर एक यूजर्स ने विकिपीडिया को नाम बदलने की सलाह दी और कहा, जैसे ही रुपए मिल जाए वापस आप अपना नाम बदल लेना। इस पर मस्क ने एक शर्त जोड़ी थी। उन्होंने कहा, मैं पागल नहीं हूँ, विकिपीडिया को कम से कम 1 साल के लिए नाम बदलना होगा। इतना ही नहीं, मस्क ने एक और ट्विटर में विकिपीडिया के होम पेज का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें विकिपीडिया के को फाउंडर जिमी वेल्स की तरफ से अपील की गई है कि विकिपीडिया बिक्री के लिए नहीं है। मस्क ने कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि विकिपीडिया फाउंडेशन इतना पैसा क्यों चाहता है? विकिपीडिया को ऑपरेट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। लोग जानना चाहते हैं कि आप सचमुच अपने फोन से कुछ भी लिख सकते हैं, तो पैसे क्यों चाहिए? इस साल मई में वेल्स ने मस्क को आड़े हाथ लिया था। उनका कहना है कि तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले ट्विटर ने रेसेप तैयब एर्दोगान के आलोचकों को सेंसर करने का आरोप लगाया था। विकिपीडिया को 2 साल पहले तुर्की में बैन कर दिया गया था। तो खबरों में बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश के साथ।